Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिकली ये फ्री पार्टिकल के लिए डिराक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो है डिराक इक्वेशन जो है वो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस को भी सॉल्व कर देती है जहाँ पर केजी इक्वेशन फेल हो जाती है। तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली थी कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए फ्री पार्टिकल के लिए ये दो सॉल्यूशन निकलते हैं, साइन प्लस और साइन माइनस, सॉरी साइन प्लस अप स्पिन और साइन माइनस डाउन स्पिन। क्योंकि डिराक जो होता है ना वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क करता है, जो बेसिकली स्पिन अप भी होते हैं और स्पिन डाउन भी होते हैं। तो दोनों ही तरह के आपके पास में पार्टिकल्स होते हैं, स्पिन पार्टिकल्स। ठीक है ना। अब इन स्पिन पार्टिकल्स के लिए पॉजिटिव एनर्जी भी होती है और दो नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशन भी होते हैं, जहाँ पर ये जो है एन ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वैसे कंप्लीट सॉल्यूशन है स्पिन पार्टिकल्स का, बट फिर भी अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो परफेक्ट वेव फंक्शन यहाँ पर निकल जाएगा। आपसे मैंने कहा था कि साइन 3 और साइन 4 लिख लेना, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहाँ लिखो अब आगे, साइन 1, साइन 2, साइन 3 and sin 4 are the solution of Dirac equation. Solution of Dirac equation sin 1 and sin 2, sin 1 and sin 2 are the solution corresponding to positive energy, corresponding to positive energy and remaining sin 3 and sin 4 and remaining sin 3 and sin 4 corresponding to negative energy, corresponding to नेगेटिव एनर्जी, है ना। ये बात तो मैंने आपको समझाई दी। इन दी सॉल्यूशन इन these solutions n is normalization coefficient, n is normalization coefficient it can be calculated by it can be calculated by using normalization condition, using normalization कंडीशन, है ना। देखो तो आप क्या होती है कंडीशन,
अगर कोई वेव फंक्शन है तो उसके मोड का स्क्वायर जो होता है ना वो 1 होता है। अब चाहे वो साइन 1 हो, चाहे वो साइन 2 हो, चाहे वो साइन 3 हो, या फिर वो साइन 4 हो, क्योंकि चारों सॉल्यूशन फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन है। तो कोई भी एक वेव फंक्शन आप लोग ले लो, कोई भी ले लो, जैसे मान लो हम लोग साइन 1 ले लेते हैं। सो जस्ट टेक द साइन 1। साइन 1 का वैल्यू क्या है? साइन 1 मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप पार्टिकल के लिए ना, तो उसका वैल्यू क्या था? ऊपर आप लोगों ने निकाला होगा, मैं लिखता हूँ क्या वैल्यू था उसका। 10 स्पिन अप, ठीक है। सी पी जेड अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर एंड सी पी प्लस अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर। तो ये जो है ये मेरे पास क्या है? साइन 1 है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोग स्टार निकालते हो, क्योंकि मुझे ऑब्वियस सी बात है साइन 1 का स्क्वायर करना है तो साइन 1 स्टार और साइन बराबर 1 करना पड़ेगा। यही तो कहलाती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब इस साइन 1 में कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एन भी अवेलेबल है जिसकी तुम्हें वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे इसका स्टार करना पड़ जाएगा। तो जब मैं स्टार करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एन स्टार जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जो कॉलम मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है स्टार करने पर, ठीक है। और जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, और मतलब जो आयोटा है वो माइनस आयोटा में कन्वर्ट होता है। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो P प्लस है ना बेटा, उस P प्लस का मतलब ये था कि पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई। जब आप लोग इसका स्टार करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो P प्लस है उसका स्टार जो होगा वो P माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई हो जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे? साइन 1 का स्टार और साइन 1 कर देंगे, मतलब मोड ऑफ एन का स्टार हो जाएगा, बिकॉज ये एन स्टार है, ये एन है। अब ये पहले आएगी, ये मतलब 1 रो और 4 कॉलम है ना इसमें। तो इस मैट्रिक्स में एक तो रो है और 4 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 4 रो है और 1 कॉलम है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ना आप, तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी। 1/1 का मतलब जो है एक ही एलिमेंट आएगा, और वो एक एलिमेंट कौन सा आएगा? मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है? कैसे करते हैं? इस 1 का 1 से मल्टीप्लाई, मतलब इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 1। फिर इस 0 का इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना जाएगा? +0 प्लस इस पूरे एलिमेंट का इस एलिमेंट से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर पी प्लस मल्टीप्लाई विद द पी माइनस अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि जब आप लोग p प्लस का p माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो p प्लस का जब p माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पी एक्स प्लस आयोटा पी वाई का जब आप लोग पी एक्स माइनस आयोटा पी वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई विद द a माइनस बी, तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो अल्टीमेटली हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही मैं n का वैल्यू निकालूंगा, और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, देखो तुम चाहो ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि
पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो आया है ना वो ये आया है कि p प्लस मल्टीप्लाई विद द p माइनस बराबर पी स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर। ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, है ना, तो ये एन स्क्वायर 1 प्लस एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ रहा है, पी पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर सी स्क्वायर पी जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर बराबर 1। पी जेड स्क्वायर से पी जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको तुम चाहो तो इधर शिफ्ट कर दो, कोई इशू नहीं है इसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो एन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल जाएगा एन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ई पी प्लस एम सी स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, यहाँ बच जाएगा अंडर रूट ई पी प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, एंड प्लस एनीवे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक कंप्लीटली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये सवाल हुआ ख़त्म, मतलब अब इस n का वैल्यू आप ऊपर पुट कर देना, साइन 1 साइन 2 साइन 3 जो है कंप्लीटली तुम्हारे पास निकल जाएंगे सॉल्यूशंस जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तुम्हारे एग्ज़ाम में आया था ये सवाल, बेसिकली नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डिराक इक्वेशन, है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डिराक इक्वेशन, ये भी तुम्हारे एग्ज़ाम में एक सवाल आया हुआ है। मैं लिखा दे रहा हूँ वो एग्ज़ाम में सवाल जो आया था वो क्या था, पहले हेडिंग दे लो, नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ डिराक इक्वेशन। नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है डिराक इक्वेशन का, तो सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आया था वो ये आया था, क्वेश्चन ये था, प्रूव दैट वी कैन प्रूव दैट द नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स of Dirac equation
लीड्स टू पाउली मैट्रिसेस, लीड्स टू पाउली मैट्रिसेस। या पाउलीज इक्वेशंस, ऐसे कुछ था, पाउलीज मैट्रिसेस या पाउलीज इक्वेशन का भी कुछ सवाल आया था। चलिए इसका नॉन रिलेटिविस्टिक, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि डिराक इक्वेशन एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। अब इसको नॉन रिलेटिविस्टिकली कैसे वर्क करवाना है, नॉन रिलेटिविस्टिकली वर्क कैसे करती है, क्योंकि पाउली मैट्रिसेस जो है वो तो नॉन रिलेटिविस्टिक है। मैंने आपको ये बात सबसे पहले बताई थी कि हम लोग पाउली मैट्रिसेस को पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, एमएससी प्रीवियस में, वो सब कुछ नॉन रिलेटिविस्टिक था ना, ठीक है। 2x2 की मैट्रिक्स थी पाउली मैट्रिसेस, बट हम लोग अब आ गए रिलेटिविस्टिकली डिराक इक्वेशन में। यहाँ पर पाउली मैट्रिक्स वर्क नहीं करती, यहाँ पर अल्फा मैट्रिक्स वर्क करती है, बीटा मैट्रिक्स वर्क करती है, ये सब रिलेटिविस्टिक होती है। तो हमको नॉन रिलेटिविस्टिक में जाना है वापस से। तो ये आपको प्रूव करना है कि नॉन रिलेटिविस्टिक में आप जाते हो तो पाउली मैट्रिसेस वापस आ जाती है। करते हैं सॉल्यूशन। मैं आपको भी बता दूँ, हम लोगों ने ऐसा ही सवाल केजी इक्वेशन में भी किया था, क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन में भी हम लोगों ने ऐसा सवाल किया था। वहाँ पे ये बात कही गई थी कि जो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन है या जो केजी इक्वेशन है, उसका नॉन रिलेटिविस्टिक कॉरस्पॉन्डेंस श्रोडिंजर इक्वेशन है। मतलब कि उसका नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म जो है वो श्रोडिंजर इक्वेशन है। श्रोडिंजर को हम मॉडिफाइड करते हैं, रिलेटिविस्टिक में लाते हैं तो वो केजी बनता है। यहाँ पर क्या है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए नॉन रिलेटिविस्टिकली पाउली मैट्रिसेस काम आती है, बट जैसे ही आप रिलेटिविस्टिक में आते हो तो वो डिराक इक्वेशन बन जाती है। वहाँ पाउली मैट्रिक्स वर्क नहीं करती है, यहाँ अल्फा मैट्रिक्स वर्क करती है। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फ्रॉम डिराक इक्वेशन, ई साइन बराबर एच साइन, ये ई साइन बराबर एच साइन, ठीक है। इन नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, क्या होती है नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन, सोचो एक बार। मतलब कि जब पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है ना तो रिलेटिविस्टिक कहलाती है, बट अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम होती है तो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। दैट इज पार्टिकल कंसिडर्ड एट रेस्ट। देखो कंसिडर का मतलब ये हो गया, एक तरह से वो रुका, वेलोसिटी बहुत कम हो गई ना, तो इसका मतलब ये है कि वो रुक गया। तो पार्टिकल कंसिडर्ड एट रेस्ट, आप इसे मान लीजिए कि पार्टिकल रेस्ट पर है, इसका मतलब उसका मोमेंटम जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन रिलेटिविस्टिकली हम ये बात बोल सकते हैं कि ये वाला फैक्टर बहुत कम हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल। तो हमारे पास जो डिराक इक्वेशन बनेगी ना नॉन रिलेटिविस्टिकली, वो ये बनेगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा mc स्क्वायर और साइन। अब आपको सब पता है कि बीटा का वैल्यू क्या होता है, अब तक तो याद हो भी जाना चाहिए आपको। बीटा का वैल्यू क्या होता है, I0 0 माइनस आई। तो आई मतलब यूनिटी मैट्रिक्स, 0 मतलब कि नल मैट्रिक्स, ये भी नल मैट्रिक्स, और माइनस आई मतलब कि नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। एंड साइन जो है हमारे पास वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में है, 4/, अब वो बेसी बात है, वेव फंक्शन एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो
आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन डेल टी, साई 1 साई 2 साई 3 एंड साई 4, ठीक है, जस्ट इक्वल टू बीटा। बीटा का वैल्यू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0, ठीक है। एम सी स्क्वायर साइन ठीक है। अब इसको आप इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लो। मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं करता हूँ कन्वर्ट इन इक्वेशन फॉर्म, समझना, ठीक है ना। आयोटा एच कट, अब जैसे डेल साइन 1 अपॉन डेल टी कर दो, ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ पे पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, इस एम सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से इससे सबसे हो जाएगा, तो यहाँ पर एम सी स्क्वायर आ जाएगा। और ये पूरी मैट्रिक्स को उठा के, जैसे मान लो इसको पूरा उठा के आप यहाँ रख दो 1 0 0 0, तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में। मतलब कि अभी एम सी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर ही दिया आप लोगों ने, तो ये एम सी स्क्वायर का साइन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ख़त्म काम। अब सॉल्व कर लो इसको, साइन 1 को एक तरफ ले आओ तो और यहाँ से एम सी स्क्वायर अपॉन आयोटा एच कट को अलग ले लो, डेल टी को अलग, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है लॉग एक्स। यहाँ पर कितना हो गया, आयोटा को ऊपर ले जाओ तो माइनस आयोटा, और टी का करोगे तो टी हो जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। और ये हमारे पास अगर मान लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, साइन बराबर कितना हो जाएगा, साइन 1 बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच कट एम सी स्क्वायर टी, है ना। अब ऐसे ही आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। आप खुद देखो, सेकंड इक्वेशन आप बनाओगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा एच कट ये वाला साइन 2 आ जाएगा, और फिर इस पूरे को उठा के आप यहाँ रख दोगे, मतलब 0 1 0 0, तो साइन 2 बच जाएगा केवल। तो सिमिलर सॉल्यूशन होगा इसका, सिमिलर एज इट इज़। तो सिमिलरली साइन 2 बराबर कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच कट ठीक है। अब नंबर थर्ड वाली बनाओ। थर्ड वाली के लिए आयोटा एच कट डेल साइन अपॉन, और फिर इस पूरे को उठा के यहाँ रख दो, मतलब 0 0 माइनस 1 0, तो ये साइन 3 ना माइनस 1 में आएगा। तो बस अंतर इतना आ जाएगा इस माइनस के आने से कि आप खुद समझदार हो क्या अंतर आएगा। ये एम सी स्क्वायर नेगेटिव में आ जाएगा बस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आयोटा एच कट। और साइन 4 का भी बिल्कुल ऐसा ही हाल है। ये सब नॉन रिलेटिविस्टिक चल रहा है, ये मोमेंटम आपने 0 मान लेना इसलिए। नाउ साइन 1 एंड साइन 2 रेफर्स पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन, ये बात हम लोग बता ही चुके हैं पहले। साइन 1 एंड साइन 2 रेफर्स पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन। साइन 2 एंड साइन 4 एंड साइन 3 एंड साइन 4
refers to the negative एनर्जी, वही नेगेटिव एनर्जी का सॉल्यूशन है। नाउ वी राइट द इक्वेशन इक्वेशन 1, 2, 3 and 4। देखो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन की फॉर्म में डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन की फॉर्म में इसको हम एक अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो समझना। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल साइन 1 है, अब ये पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग है। उसका प्रूफ ये है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ माइनस ही आता है। आपको याद है जब कोई हम वेव इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसमें एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी आता है। तो टी वाला पार्ट हमेशा नेगेटिविटी में होता है। अगर टी वाला पार्ट नेगेटिविटी में है, इसका मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग है। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये स्पिन अप के लिए है, किधर गया वो साइन 1, ये रहा। तो ये स्पिन अप के लिए है और ये स्पिन डाउन के लिए है, ये अप ये डाउन। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मुझे इनको वापस से रीराइट करना पड़ेगा। तो अप और डाउन स्पिन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं 1, 0, 0, 0 लिखता हूँ यहाँ पे। हालांकि इसका मतलब 1 ही होता है, तो इतना कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने अलग से क्यों लिखा ये। बाकी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन एच कट MC स्क्वायर टी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो इसका लिखने का मतलब ये हुआ कि ये 1, 0 आ रहा है ना, 1, 0 आने का मतलब ये हुआ कि स्पिन अप की बात कर रहा है। इसी प्रकार से साइन 2 में आप लोग क्या लिख सकते हो, 0, 1, 0, 0। इसका मतलब स्पिन डाउन होता ही है, स्पिन डाउन स्टेट। किसके करस्पॉन्डिंग, पॉजिटिव एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। अब ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी के लिए हम लिखते हैं, तो ये भी 1, 1 मतलब 0, 0, 1, 0। अब ये बता रहा है आपको स्पिन अप कंसेप्ट, 1, 0 लिखा है ना, तो इसका मतलब स्पिन अप कंसेप्ट। बट ये नेगेटिव एनर्जी करस्पॉन्डिंग है, इसलिए प्लस आ जाएगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी करस्पॉन्डिंग है। इसी प्रकार से साइन 4, ये स्पिन डाउन है, 0, 0 छोड़ो 0, 1। तो ये 0, 1 का मतलब ये स्पिन डाउन स्टेट हो गई। किसके लिए, नेगेटिव एनर्जी के लिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कंसेप्ट को समझाने के लिए ये स्पिन अप और स्पिन डाउन कंसेप्ट काम में लिया। तो नीचे लिखो नेगेटिव एनर्जी, आप चाहो तो यहाँ लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ये आपकी सुविधा के लिए है। आप इस पे लिख सकते हो पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप, यहाँ लिख लो पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन, यहाँ लिख लो नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप, यहाँ लिख लो नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन। हालांकि मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा ही दूंगा आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा इसे ना। सो हियर फर्स्ट टू सॉल्यूशन, sin 1 and sin 2 are positive energy solution. In which
फर्स्ट वन इज रेफर्स फॉर मतलब उनमें से भी पहली वाली रेफर्स फॉर स्पिन अप, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइन वन की बात कर रहा हूँ। एंड साइन टू जो है वो क्या शो कर रहा है, साइन टू corresponding to spin down, corresponding to spin down, ठीक है। लास्ट टू सॉल्यूशंस, लास्ट टू सॉल्यूशंस कौन कौन से, साइन 3 एंड साइन 4 corresponding to negative energy solution, या फिर ऐसे लिखो आर कॉल्ड negative energy solutions in which sin 3 is corresponding to spin up is corresponding to spin up, and sin 4, अभी लाइन आप लिख लो, is corresponding to spin down, ठीक है ना। सो स्पिन डाउन स्टेट लिखो साथ में, स्पिन डाउन स्टेट। सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन वेव, तो अब इन सब को मिला के एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। सो जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ प्लेन वेव, मतलब ये जो आपने सॉल्यूशन निकाले ना प्लेन वेव, प्लेन वेव का मतलब होता है जिसमें पोटेंशियल नहीं होता, जो फ्री है, फ्री वेव है ना। तो नॉन रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग वैसे तो यहाँ पर हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओमेगा आर ज़ीरो। ओमेगा आर ज़ीरो जो है ना, ये जीरो का मतलब ये हुआ कि रेस्ट पर निकाल रहे हैं। रेस्ट का मतलब पार्टिकल भाग ही नहीं रहा, उसका वेलोसिटी बहुत कम है, टेंस टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये जीरो का मतलब यही होता है। और ये जो ओमेगा है ना, इस ओमेगा का फिजिकल भी नहीं है, इसे स्पिनोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पिनोर। ये जो स्पिनोर है यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपका पार्टिकल स्पिन अप है या स्पिन डाउन है ना। और बाकी पीछे एक्सपोनेंशियल तो आ ही रहा है, प्लस माइनस आयोटा mc² t/h का टी आता ही है। प्लस का मतलब नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन और माइनस का मतलब पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन। ये r जो है ना बेटा, ये r वेरी करता है। जैसे मान लो 1 हो गया तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, 2 हो गया तो सेकंड सॉल्यूशन, 3 तो थर्ड, 4 तो फोर्थ। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो ओमेगा 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 0 0, मतलब ये पहला वाला। मान लो आपने ओमेगा 2 लिखा, r बराबर 2 लिखा, तो ये दूसरा वाला हो गया 0 1, है ना। मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो, दिस इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर द पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप एंड कॉरस्पॉन्डिंग फॉर द पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन, ठीक है। और यहाँ पर ये इसी प्रकार से यह लिख सकते हो आप लोग। तीसरा स्पिनोर, ये स्पिनोर क्या हो गया, 0 0 1 0,
यहाँ लिख लो नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप, और यहाँ लिख लो ओमेगा 4 नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन, इसके लिए भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये स्पिनर होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी, थोड़ा इसका डेफिनेशन। हालांकि आपको ऊपर ऊपर तो पता लग ही रहा है कि स्पिनर का मतलब क्या होता है। जो स्पिन स्टेट को बताती है उसे स्पिनर कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लो एनी स्टेट फंक्शन which deals with spin called, which deals with मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो स्पिन के साथ डील करे उसे स्पिनर कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पिनर स्पिन्स के साथ ही डील करती है, ठीक है ना। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये पाउली मैट्रिसेस को कैसे डील करती है, तो उसके लिए थोड़ा सा और आगे हमें मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त का मतलब ये है, नीचे लिखो इन ऑर्डर टू शो दैट, इन ऑर्डर टू शो दैट Dirac equation reproduce the Dirac equation reproduce the two component Pauli's matrices equation, two component equation in non-relativistic limit, in relativistic limit we introduce the electromagnetic force vector, we introduced the electromagnetic फोर वेक्टर। और एक और बात बच्चों, तुम्हारा एमएससी का एग्ज़ाम तो आने वाला है। अब एमएससी के एग्ज़ाम के बाद CSIR नेट में लग जाना, क्योंकि CSIR नेट का भी एग्ज़ाम आएगा, पक्का आएगा। तो इसलिए उसकी भी तैयारी के बारे में सोचना। अगर आप लोग रेगुलर स्टडी करना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही क्लासिकल का एक कोर्स पड़ा हुआ है, तो आप उस कोर्स को देखो, उसके नोट्स बनाइए आप लोग। और अनअकैडमी के ऊपर भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वो आप मुझसे बात कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा कि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी कैसे पढ़ते हैं। बट फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना मज़ा नहीं आता, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो एक प्रॉपर वे में आपको स्टडी मिलेगी। वो आपकी चॉइस है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। बाकी सजेशन ये है कि आप लोग पढ़ो, CSIR नेट की प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमारे पास मोमेंटम लिख सकते हैं हम लोग 4 फॉर्म में। तो 4 फॉर्म में मोमेंटम क्या हो जाएगा, P म्यू इज इक्वल टू, एक तरह से ये वेक्टर है, 4 वेक्टर मतलब पोटेंशियल, 4 वेक्टर पोटेंशियल हो गया। अब ये 4 पोटेंशियल ऐसा होता है जिसमें ये स्केलर पोटेंशियल है और ये वेक्टर पोटेंशियल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। सो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, 4 electromagnetic field replacing energy and momentum
रिप्लेसिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी और मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हो, जो मोमेंटम है उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी E/A/C, ठीक है। और जो एनर्जी है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये रिप्लेसमेंट कर सकते हो आप, है ना। जहाँ पे ए जो होता है ना वो कहलाता है वेक्टर पोटेंशियल। ए को हम क्या कहते हैं ए को हम बोलते हैं वेक्टर पोटेंशियल। ई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। फाई जो होता है वो होता है स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपका आ जाएगा इक्वेशन। नाउ डिराक इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये नॉन रिलेटिविस्टिक अगर हम लोग लेते हैं ना, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में हम डिराक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, साइन इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी का मतलब तो सी अल्फा डॉट पी और बीटा एम सी स्क्वायर साइन। थोड़ा और सोल्व कर लो इसको, तो ई का मतलब क्या हो गया, आयोटा एच का डेल साइन अपॉन डेल टी एंड माइनस ई फाई साइन इज इक्वल टू सी अल्फा डॉट पी माइनस सी अपॉन सी ई ए। ये सिंपल मल्टीप्लाई किया है, साथ में अल्फ़ा भी है, ठीक है, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साइन, यहाँ सी के लिए। एक बात याद रखना, अल्फ़ा और जो सी है इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो वी के बराबर होता है, हमेशा वेलोसिटी के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे इसको काटो मत, एक काम करो, इसको काटो मत, बिना काटे काम चलाओ। तो अल्फ़ा और सी का जो कॉम्बिनेशन है ना इसको वी लिख देना, और इसको इस तरफ भेज देना, तो ये हो जाएगा आयोटा एच का डेल अपॉन डेल साइन बराबर ये इधर जाएगा। तो पहला स्टेप तो ऐसा का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये उठ के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस ई फाई। दूसरा स्टेप में माइनस है, ई है, ए है, और सी मल्टीप्लाई विद द अल्फ़ा को आप वी अपॉन सी कर सकते हो, प्लस बीटा एम सी स्क्वायर और साइन। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है ना बेटा, ये एक्स्ट्रा आया है क्योंकि ये पहले नहीं था, ये वाले फैक्टर्स पहले नहीं थे हैमिल्टोनियन में ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो हियर ये मॉडिफाइड हैमिल्टोनियन आ गया, मतलब परटर्बेशन हो गया। ये तो एक्चुअल था हैमिल्टोनियन जो पहले भी था, बट ये परटर्बेशन आ गया, तो ई प्लस ई अल्फ़ा। यहाँ पे ये जो v बराबर अल्फ़ा सी है ना, ये कहलाता है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑपरेटर।
रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑपरेटर v इज इक्वल टू क्या है, अल्फा सी, इसे बोलते हैं वेलोसिटी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑपरेटर। ये हम लोगों ने फ्री स्पेस में सॉरी नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए हम लोगों ने निकाल लिया आज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हम लोगों ने डिराक इक्वेशन को देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिराक इक्वेशन किस अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो ये दोनों ही बातें आज देखी हम लोगों ने। ठीक है, फिर अब ये फ्री पार्टिकल हो गया ना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।